सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में और वो है ट्राइंगल्स। इस चैप्टर में और आगे एक दो और चैप्टर्स हैं, इसमें ना बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, पर मानो मेरी बात बच्चों, ये चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं हैं, ये चैप्टर्स ईजी हैं। दो चार क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन वो भी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ लिए हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा हुआ है तो वो मतलब क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, हम यानी कि क्राइटेरियाज पढ़ने वाले हैं। करेक्ट का मतलब किस चीज के क्राइटेरिया? कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया, जो कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए यूज होते हैं। और इनके पीछे जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, अगर आपने वो माइन्यूट डिटेल्स को अच्छे से दिमाग में बिठा दिया, देन बिलीव मी द चैप्टर विल बी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स यू हैव एवर स्टडीड। आपने जो भी स्टडी किया उसमें सबसे इजी चैप्टर आपको, जो कि इजी चैप्टर्स होते हैं, उनमें से आपको ये लगेगा। ठीक है, तो ये चीज मिस मत करना, सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना, नोटबुक और पेन ले लो फटाक से, और कहीं पर भी कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक में क्या है? कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ेंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्या है सर? क्या कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हो? अरे मेरे कहने का मतलब ये कि देखो, दो ट्राइंगल्स, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है मेरा सपोज ABC, और दूसरा मेरा एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल PQR। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये कि ये ट्राइंगल्स एक दूसरे जैसे हैं, ठीक है, सेम टू सेम, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है पता है? इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे और ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है और ये तीनों आपस में बराबर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। नहीं, इसका एक उसका एक, इसका दूसरा उसका दूसरा, इसका तीसरा उसका तीसरा। ठीक है, इनके एक एक एंगल्स यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके रेस्पेक्ट में वो, इसके रेस्पेक्ट में वो, उसके रेस्पेक्ट में वो। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका एक साइड इसका दूसरा साइड। ठीक है, मतलब इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा, इसका तीसरा इसका तीसरा। ठीक है, इक्वल हुए साइड्स, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फर्स्ट यहां पर लिखो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम होना, इक्वल होना, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज हमको पता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये बोला है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों चीजें होंगी। ठीक है, इफ दिस देन दिस एंड इफ दिस देन दिस, मतलब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीज होगी, और ये है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है इतना? अच्छा, अब ना ये तो हमने देखा कि देखो, इसके तीनों एंगल्स और इसके तीनों एंगल्स, ठीक है, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कुल 6 डेटा चाहिए, है ना? 3 एंगल्स के रिलेटेड डेटा और 3 साइड्स के रिलेटेड डेटा, है ना? पर ये सारे डेटाज आपको नहीं चाहिए। आप इसके बिना भी, आपके पास खाली 3 डेटा हुआ, ठीक है, इनमें से कुल मिलाकर खाली 3 डेटा भी हुआ, ये 6 डेटाज है ना, इसमें से अगर आपके पास 3 डेटा भी हुआ तो भी आप ये कह सकते हो कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। 3 डेटा की मदद से भी यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो वही 3 डेटा की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, 3 डेटा के रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं क्राइटेरियाज। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है तो हम कहते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये चेक करने के क्राइटेरियाज हैं।
क्लियर है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो, ठीक है, तो कई बार होता है कि डॉक्टर छोटे मतलब सिम्टम्स आपसे पूछ के दवा दे देते हैं, है ना? तो ये क्राइटेरिया है कि भाई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, सिम्टम्स पूछो, दवा दे दो। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है सिम्टम्स से, तो डॉक्टर फिर आपका टेस्ट करवाते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करवाना है वगैरह, कई तरह के टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो वो भी एक क्राइटेरिया है, ये ठीक है। फिर क्राइटेरिया में टेस्टिंग होती है कि आपको क्या प्रॉब्लम, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, राइट? तो वही चीजें हम क्राइटेरियाज यूज करके चेकिंग करेंगे इनकी कि भाई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है? तो वो क्राइटेरियाज हमारे कौन कौन से हैं मैं वो लिस्ट आउट कर दूं। पहला क्राइटेरिया है हमारा SSS। मैं सारे क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दूंगा, टेक्स्ट बुक में कुछ क्राइटेरिया पहले हैं, फिर एक्सरसाइज है, फिर कुछ क्राइटेरिया, फिर एक्सरसाइज, इस तरह से दिया हुआ है। मैं सारे क्राइटेरिया इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? क्यों पता है? इसमें से कुछ टेक्स्ट बुक ने भी सोच समझ के ही बनाया हम लोगों ने कि कुछ क्राइटेरिया फिर एक एक्सरसाइज की है। तो क्या है कि एक दो क्राइटेरिया सीखेगा बच्चा, फिर उसको यूज करके एक्सरसाइज करेगा, तो वो 2-3 क्राइटेरिया के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो जाएंगे, राइट? फिर कुछ और क्राइटेरिया सीखेगा, फिर एक्सरसाइज करेगा, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? पर मैं ऐसा चाहता हूं, उसमें क्या होता है ना, पता बच्चा बतो, उसमें ये होता है कि आपने कुछ क्राइटेरिया पढ़ लिया, 2 क्राइटेरिया, और आप आगे जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपके दिमाग में फिक्स होता है कि यार ये एक्सरसाइज है तो इन्हीं 2 क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया लगेगा, है ना? लेकिन एग्जाम में क्या होता है, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें थोड़ी ये लिखा रहता है कि ये इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप हाँ सोच लोगे हाँ ये वाली एक्सरसाइज मतलब इसके पहले यही 2 क्राइटेरिया थे, तो यही 2 क्राइटेरिया यूज करने होंगे, ठीक है? ऐसा तो होता नहीं है ना, फिर कई बार क्वेश्चंस बना के आ जाते हैं, तो फिर क्या करोगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही सारे क्राइटेरिया समझ लो, और जब आप एक्सरसाइज में घुसो तो आप हर एंगल से सोचना, आपका जो स्पान है थिंकिंग का वो वाइड हो, आप हर एंगल से सोच सको जैसा कि आपको एग्जाम में सोचना होता है। तो उस हिसाब से हम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखेंगे, क्लियर है? और क्राइटेरिया बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, और बारीकियां भी आपको बता दूंगा, ठीक है? तो पहला क्राइटेरिया है SSS, दूसरा क्राइटेरिया है हमारा SAS, तीसरा क्राइटेरिया है हमारा ये 2 S को A कर दो, A वाले को S कर दो, है ना, चेंज कर दिया हमने। फिर चौथा क्राइटेरिया है ये 2 इधर और S इधर शिफ्ट कर दिया, AAS। और एक 5वां क्राइटेरिया है हम जिसे कहते हैं RHS हमारी बुक में, ठीक है, जिसको हम HL भी कहते हैं। HL मतलब बताता हूँ, सबका नाम बताता हूँ, चलो पहले। SSS मतलब क्या हुआ? साइड साइड साइड, मतलब इस क्राइटेरिया में आपको 3 साइड चेक करने हैं दोनों ट्राइंगल्स के। ये है हमारा साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया में आपको 2 साइड्स और 2 साइड्स के बीच में जो एंगल आता है वो चेक करना है। कैसे बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। ASA मतलब एंगल एंगल साइड, 2 एंगल्स सीक्वेंस में और तीसरा साइड, ठीक है, 2 एंगल और साइड। ओ सॉरी, ये तो चौथा वाला, ये है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब 2 एंगल्स और उनके बीच के साइड को चुनना है, ठीक है। यहां एंगल एंगल साइड। ये है हमारा RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, RHS। अब राइट एंगल आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में यूज होगा, ठीक है। कहां यूज होगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, जिसे हम राइट ट्राइंगल भी कहते हैं। अच्छा, HL का मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनियस लेग, ठीक है, हाइपोटेनियस लेग, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होने वाला है यार। तो एक एंगल तो राइट एंगल ही अपने को पता है, तो बचा क्या? हाइपोटेनियस और एक साइड, तो इसको हाइपोटेनियस और लेग बोल दिया है, तो इसको हम HL भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये 5 क्राइटेरिया अब अपन डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि हम क्यों पढ़ें इन क्राइटेरियाज को, क्यों हम कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ें। तो कॉन्ग्रुएंसी का ना बच्चों बहुत यूज है आपके डे टू डे लाइफ में। कैसा यूज है? देखो, जैसे कि एक पेन है, पेन में आपका अगर रिफिल खत्म हो गया, ठीक है, और आपके पास कोई दूसरी रिफिल नहीं है उसी पेन की, ठीक है, तो आप किसी और रिफिल को उसमें डालने का ट्राई करते हो कई बार, तो आप देखते हो कि वो रिफिल उस पेन में सेट नहीं होती। अगर किसी और पेन की रिफिल होगी तो इस पेन में सेट नहीं होगी, है ना। तो आप जुगाड़ उगाड़ लगाते हो, या तो आप काट देते हो, है ना, या फिर आप अंदर, कई बार बच्चे क्या करते थे, रिफिल के पीछे लकड़ी लगाकर सेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, है ना। तो आपकी पेन की साइज के बराबर अगर रिफिल हुई, यानी कि जो पुराना रिफिल जो शेप और साइज का था, उसी शेप और साइज का अगर आपका नया रिफिल हुआ तो ही वो सेट हो गया, राइट। तो ये रिफिल और जो नई वाली रिफिल आप लाए हो, ये दोनों
एक दूसरे के अगर सेम टू सेम हुई तो ही ये सेट होगी, राइट। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ, राइट। इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप दूसरी चीज जो है वो इसके जैसी होनी चाहिए, राइट, इसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो इस तरह के कई एग्जांपल्स आपको अपने डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे जहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस इश्यूज, दिस क्राइटेरिया। तो यार ये नहीं मिटाना चाहिए था अपन को, है ना, चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया तो मिटा दिया। सबसे पहले बात करें अपन SSS की। तो SSS क्या बताता है? छोटे से दो ट्राइंगल, लल्लू से नन्नू से मुन्नू से, PQR और एक ट्राइंगल हमारा XYZ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को चेक करना है। मान लो कि PQ जो है वो XY के बराबर है, ठीक है। आपका QR जो है वो YZ के बराबर है और आपका PR जो है वो XZ के बराबर है। ऐसा आपको दिया गया है डेटा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाएगा कि भाई ये 4 5 9 4 5 9, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी PQ XY के बराबर आ गया, QR YZ के बराबर आ गया और PR XZ के बराबर आ गया। तो खाली अगर इतना डेटा भी है आपके पास तो आप कह दोगे कि ट्राइंगल PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल कौन से, XYZ के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप खाली तीन साइड के डेटा से भी कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये चीज हुई मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब आप डायरेक्टली अब ये लिख सकते हो कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल R इक्वल टू एंगल Z। ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है अगर ट्राइंगल तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपके पास 6 डेटा नहीं है, आपके पास सिर्फ साइड्स का डेटा है, साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए अगर, तो आप कह दोगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो मतलब डेफिनेटली एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, ये तो एक तरीके से हुआ, ठीक है, ये तो एक तरीके से हुआ कि देखो PQ XY के बराबर था, QR YZ के बराबर था और PR XZ के बराबर था। कहीं अलग तरीके से डेटा दिया गया है। डेटा कुछ हमको ऐसा दिया गया है कि हमारा PQ जो है वो YZ के बराबर है। किसके बराबर है? YZ के, मतलब ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। और हमारा QR जो है वो XZ के बराबर है और हमारा PR जो है वो XY के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में फिर से देखो करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल तो मिल रहे हैं, इसके 3 साइड उसके 3 साइड के बराबर तो आ रहे हैं, यानी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, डेफिनेटली हो गए, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम एक चीज ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कि देखो दूसरा जो ट्राइंगल है वो आप कैसे लिखोगे? PQ किसके बराबर है? YZ के, है ना। यहां देखो आपका PQ किसके बराबर था? XY के, है ना। तो यहां ट्राइंगल का जब आप नाम लिख रहे थे तो आपने यहां पहला दूसरा PQ लिखा था, तो दूसरे ट्राइंगल का पहला दूसरा आप XY लिख दोगे, है ना। यहां दूसरा तीसरा QR था, पहले ट्राइंगल के लिए दूसरा तीसरा QR था, तो यहां दूसरे ट्राइंगल का दूसरा तीसरा क्या होगा? जो QR के बराबर है, क्या है? YZ, इसलिए दूसरे तीसरे पे YZ आया। समझ में आया? तो ये पैटर्न आप फॉलो करोगे हमेशा। ये जरूरी क्यों है पता है? वैसे तो कई बार आप इस तरह की कंडीशन में भी ऐसा लिख दोगे तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इस डेटा मतलब पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद कुछ और भी चीजें फाइंड करनी है, मतलब ये एंगल दिया है और बोला है कि इसके बराबर इसमें से कौन सा एंगल है ये फाइंड करो, तो उस केस में आपको ये पैटर्न फॉलो करना जरूरी है जो मैं भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में ही जरूर लिखना उसको, क्यों? डेटास अच्छे से पता चलेंगे। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, PQR इज कॉन्ग्रुएंट XYZ लिखा है आपने, इसी को आप चाहो तो PQR कॉन्ग्रुएंट टू YZX लिख सकते हो, इसी को आप PQR कॉन्ग्रुएंट टू XZY लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप ऐसा ना लिखो, आप एक पैटर्न में लिखो, आदत बना लो, ठीक है। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। P के बराबर कौन सा हो गया? X, Q के बराबर क्या हो गया? Y, R के बराबर हो गया Z। हर जगह यही पैटर्न फॉलो करना है। अब मैंने इस डेटा के हिसाब से बताया, नया वाला डेटा मेरा क्या कह रहा है कि PQ के बराबर कौन है? YZ है, ठीक है। तो आप PQR में पहले दूसरे आपने PQ लिखे हुए हैं, है ना। तो इस ट्राइंगल के लिए पहला दूसरा आप क्या लिखोगे जो PQ के बराबर है? PQ के बराबर पहला दूसरा में क्या है? ये YZ, तो ये आ गया आपका YZ, ठीक है। और बचा क्या? X, ठीक है। तो ये आपका PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू YZX आया, ठीक है। इस हिसाब से आपका एंगल P किसके बराबर है? एंगल Y के बराबर है। आपका एंगल Q किसके बराबर है? एंगल Z के बराबर है। आपका एंगल R किसके बराबर है? एंगल X के बराबर है। समझे? ये सीक्वेंस फॉलो करना है आपको कि कौन सा किसके बराबर है, उस हिसाब से ये लिखो। और फिर वहां से आपको नया डेटा क्या मिल रहा है कि P के बराबर कौन आ रहा है? Y बराबर आ रहा है ना। P के बराबर कौन है? Y है। यहां देखो P के बराबर कौन आया था? XY आया था, ठीक है। तो दोनों सेम ही ट्राइंगल्स हैं, PQR XYZ, वही मैंने यहां भी लिया हुआ है ना।
लेकिन अगर साइड्स का पैटर्न अगर ऐसा फॉलो हुआ तो p के बराबर y आता है, और अगर साइड्स का पैटर्न ये वाला फॉलो हुआ तो p के बराबर x आ रहा है। समझ में आ रहा है ना वेरिएशन क्या है? तो ये पैटर्न जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, अगले मतलब क्राइटेरियन पे। अगला क्राइटेरियन क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। अगला क्राइटेरियन है क्या है भाई? एस ए एस, ठीक है। तो ऐसे एस में नाम से पता चल रहा है साइड एंगल साइड, तो अपन दो ट्रायंगल फिर से उठा लेते हैं भाई। ये मेरा एक ट्रायंगल, नाम दे देता हूं मैं इसको पी क्यू आर, और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें आपको कैसा डेटा जाएगा पता है? साइड्स दो साइड से होंगे। सपोज ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इस वाले के बराबर है, ठीक है। यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी आर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये दिया गया है आपको। और साथ ही साथ जो दो साइड्स बोले हैं ना, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स, तो इनके बीच का एंगल, ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल X। अगर इतना डेटा है आपके पास, ठीक है, कि इसका एक साइड उसका एक साइड, इसका दूसरा साइड उसका दूसरा साइड, और जो दो साइड्स का रिलेशन ले रहे हो आप, उन्हीं दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। ये एंगल नहीं चलेगा, ये एंगल नहीं चलेगा। जो दो साइड्स की बात की है उसके बीच का एंगल, जो दो साइड्स की बात की है उसके बीच का एंगल, ये हमेशा ध्यान रखना। बच्चे इसमें मार खा जाते हैं, इसमें गलती करते हैं कई बार, तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो बीच का एंगल है, ठीक है, वो भी इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, पैटर्न क्या आपने फॉलो किया है देख लेते हैं। पी क्यू के बराबर क्या था? एक्स वाई। तो इस ट्राइंगल का पहला दूसरा आपने पी क्यू लिखा है, तो दूसरे ट्राइंगल का पहला दूसरा क्या लिखोगे आप? वही जो पी क्यू के बराबर, यानी कि एक्स वाई। सही लिखा है आपने, हो गया काम, ठीक है। तो P इक्वल्स टू एक्स था। अब यहां से आपको बाकी डेटा मिल जाएगा कि एंगल Q के बराबर कौन है? एंगल Y है। एंगल R के बराबर कौन है? एंगल Z है, ठीक है। और अगर कोई दूसरे रिलेशन दिए हैं तो उस हिसाब से सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अभी कुछ जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या एक्चुअली में कहना चाहता हूं। बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कैच कर लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पैटर्न, ठीक है। क्या फर्क पड़ जाता है? अरे अपन देखेंगे जब अपन के क्वेश्चंस आएंगे ना आगे एक्सरसाइज में, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं किस चीज की प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। देखेंगे उसमें अपन। चलें अब अपन अगले क्वेश्चन पे, अगले क्राइटेरियन पे। एस के बाद क्या आता है? ASA है, ASA। तो इसमें समझ में आ गया होगा, दो एंगल और एक साइड। तो एंगल कौन से? कोई भी दो एंगल होंगे। सपोज ये ABC है मेरा ट्राइंगल, और ये मेरा ट्राइंगल है मेरा PQR। अब देखो इसमें, मान लो मेरा एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, और मेरा एंगल B जो है वो एंगल R के बराबर है, ठीक है। देख रहे हो, ये पैटर्न के हिसाब से कवर कर रहा हूं मैं आपको। A के बराबर क्या है? P है, और B के बराबर कौन है? यहां पर R है। तो दो एंगल्स दिए हैं आपको इक्वल, और साइड कौन सी लेनी है? ये नहीं, जो दो एंगल्स आपने चुने उन दोनों के बीच का। यहां ये दो एंगल चुने आपने, तो ये वाला साइड लोगे क्या? नहीं, दो एंगल्स के बीच में जो साइड आ रहा है यानी ये वाला, ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दो एंगल्स, ठीक है, ये दो एंगल्स इन दोनों के बराबर, मतलब ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, तो इन दोनों के बीच का साइड और इन दोनों के बीच का साइड अगर इक्वल है, ये तीनों चीजें अगर हैं, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये वाला साइड इसके बराबर दे दिया रहता, ठीक है, दो एंगल्स ये थे और जो साइड लिया था इसमें ये वाला साइड इसके दोनों के बीच वाले के बराबर है, तो इस केस में भी आप कह नहीं सकते हो कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर आपको और तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि भाई दो के बीच का साइड और ये दो के बीच का साइड और ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल ABC जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। लेकिन मैं PQR लिख दूं क्या? मैंने क्या बोला? नहीं, मैं सीक्वेंस फॉलो करूंगा। तो मैं सीक्वेंस कैसे फॉलो करूंगा? देखो, इस बार क्या आपके पास सारे साइड्स हैं? नहीं, आपके पास सिर्फ बीच वाले साइड्स दिए हुए हैं, मतलब एक ही साइड का रिलेशन है। तो आप एंगल देखो, जो ज्यादा है उसके हिसाब से जाओ। दो एंगल है ना, साइड एक ही, एंगल दो है, तो एंगल के हिसाब से चलो। तो देखो, एंगल A है यहां पर पहला, तो आप पहला कौन सा लिखोगे यहां पर? जो एंगल A के बराबर है। एंगल A के बराबर कौन सा है? P वाला है, तो यस P लिखेंगे हम। क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास और कौन सा साइड है? B वाला एंगल है ना, B वाला एंगल। B दूसरे नंबर पे लिखा है आपने, तो आपके B के बराबर कौन है यहाँ पर? B के बराबर आपका R है, तो आप R यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखोगे, तो बचा क्या? Q, ठीक है। तो इस हिसाब से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इस हिसाब से क्राइटेरियन आपको
कॉन्ग्रुएंसी दे रहा है, ये कॉन्ग्रुएंसी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए के बराबर कौन है P, बी के बराबर है R और सी के बराबर है Q। तो उस हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी के बराबर कौन है PR, बी सी के बराबर कौन है RQ और ए सी के बराबर कौन है PQ। ठीक है, ए बी के बराबर PR होना चाहिए था, ए बी के बराबर PR है ना, समझ गए। देखो सीक्वेंस बोल गया, ए बी के बराबर PR, बी सी के बराबर RQ या QR जो भी बोलो, और ए सी के बराबर PQ। क्लियर है। चले आप अपन अगले क्राइटेरियन पे, ए एस हो गया, फिर क्या है हमारा AAS। AAS फिर से ABC ले लेते हैं अपन, और ये ले लेते हैं अपन XYZ। ठीक है ना, पक्का ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो AAS के हिसाब से दो एंगल और एक साइड का डेटा चेक करना रहेगा आपको जो भी डेटा दिएंगे उसमें से आप पहले एंगल्स आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आपको इसमें से कोई भी यूज में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, बस आपको ये थोड़ी बोलेंगे कि ये वाला क्राइटेरियन लगाओ, आपको खुद सोचना पड़ेगा। अरे यार कौन सा क्राइटेरियन से चेक करूं मैं इसको, बस वही एक खेल है दिमाग लगाने का, और आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है बहुत, नहीं, आप डेटा देखोगे ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि यही करना है, और नहीं कर रहा है ना तो मैं बताऊंगा, मैं हूं, जिंदा हूं, मैं अगले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरियन लग जाएगा। ठीक है, फटाक से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेंशन मत लो। तो ये ABC और XYZ की बात कर रहे हैं अपन। AAS लगाएंगे तो मान लो आपका एंगल A के बराबर है एंगल X, मान लो एंगल B के बराबर है आपका एंगल Y। ठीक है, अब एंगल साइड मतलब पहले दो एंगल्स, तो साइड उन दोनों के बीच का नहीं, कोई तीसरा। ठीक है, अब एंगल साइड ये भी ले सकते हो आप, या एंगल साइड ऐसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आपको बोला है कि एंगल A जो है वो एंगल X के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल Y के बराबर है, और डेटा ये कहता है कि BC जो है वो YZ के बराबर है। तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक एक एंगल है ना, एंगल और फिर ये साइड BC वाला इसके, तो एंगल साइड ये भी फॉलो हो रहा है, एंगल साइड। ठीक है, तो भाई एंगल साइड। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अच्छा, सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे अपन, AB, पहला A और B है, तो A के बराबर कौन है X, B के बराबर कौन है Y। ठीक है, तो बचा क्या है, वही Z बचा, है ना। क्लियर है, तो इस हिसाब से ये तो मिल गया आपको कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो, देखो AB के बराबर लिख दोगे आप XY, BC के बराबर आप क्या लिख दोगे, YZ लिख दोगे, AC के बराबर आप क्या लिख दोगे, XZ लिख दोगे। इसका पहला तीसरा, तो इसका ही पहला तीसरा है ना, XZ। तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा उसमें से, है ना। खाली ये 3 डेटा थे, इससे बाकी 3 डेटा भी आपने निकाल लिए, मतलब ये तो था ही। एक और डेटा क्या निकाल लेंगे अपन कि कौन सा C के बराबर कौन सा होगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो एक ये डेटा, एक ये डेटा, ये एक डेटा, 3 बाकी थे हमारे पास। अच्छा सॉरी, ये वाला है ना। तो मतलब 3 डेटा थे, सारे 6 डेटा आपको मिल जाते हैं इसमें से, है ना। चलते हैं अपन एक और क्राइटेरियन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये ना ट्रिपल A मत लगा देना कि तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए, ये नहीं लगाना है। ये सिमिलैरिटी के लिए होता है, आप 10th में पढ़ोगे, ये नहीं लगाना है अभी आपको। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान देना। ठीक है, कई बार बच्चे इधर उधर हाथ तर मारते हैं, नेट पे ढूंढते हैं और वहाँ पर उनको ट्रिपल A दिख जाता है कहीं, तो ये समझे बिना कि ये भाई सिमिलैरिटी का है कि कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रिपल A लगा देते हैं। ट्राइंगल्स सेम नाम का चैप्टर आपको 10th में आने वाला है, और उसमें ये कॉन्ग्रुएंसी की जगह पर हम सिमिलैरिटीज डिस्कस करने वाले हैं, वो अलग चीज़ है, तो उसके साथ मिक्सअप मत करना। ठीक है, अब बचता है क्या हमारा RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो मैंने बताया पहले ही कि इसको अपन हाइपोटेनियस लेग भी कहते हैं, है ना। ट्राइंगल ABC, और ये मेरा ट्राइंगल मैं ऐसा बना देता हूँ, चलो ना, थोड़ा अलग करते हैं कुछ PQR। तो एक एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो एक एक 90 डिग्री तो हो ही गया, है ना। अब आपको ये दिया है कि AB जो है वो बराबर है आपके PQ के। AB किसके बराबर है, PQ के। ठीक है, और AC जो है वो आपका PR के बराबर है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपको RHS लगाना है, ठीक है, आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हो, मैंने पहले बता दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ढूंढ लेना है आपको, ओके। उसके बाद आपको सीधा किसको चेक करना पड़ता है, हाइपोटेनियस को। क्या हाइपोटेनियस इक्वल हैं दोनों के? अगर दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हैं, ठीक है, तो 90% केसेस में RHS लग ही जाता है, पर 90% केसेस में डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जो बाकी 10% है वो कभी कभी डुबा सकता है, तो हमेशा डेटा चेक करो बराबर, ठीक है। कि अब देखो मेरा AC जो है मैंने इसमें PR के बराबर लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है।
तो हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हैं, और कोई भी एक साइड, इसका BC और इसका QR इक्वल हो सकता है, इसका BC इसके PQ के बराबर हो सकता है, इसका AB इसके QR के बराबर हो सकता है, या इसका AB इसके PQ के बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी हुआ इसमें से एक हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल मिल गए, आपको हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गए, 90 डिग्री है ही, ठीक है। तो अब कोई भी एक साइड अगर और इक्वल हो गई तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मान लो मैं ले रहा हूं कि मेरा BC जो है इज इक्वल टू क्या है, PQ है। मान लो मेरा BC इक्वल टू PQ है। तो देखो, ओहो मैंने पहले लिख दिया था, सॉरी ये तो ज़्यादा लिख दिया ना। तो यहाँ पर आपने AB को लिया है PQ के बराबर, और हाइपोटेनियस भी इक्वल है, एक साइड इक्वल है ना, एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनियस इक्वल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है ही भाई, तभी तो हाइपोटेनियस की बात आती है, वरना आती ही नहीं, है ना। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो बाय RHS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। लेकिन PQR में कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, तो AB के बराबर PQ है तो AB के बराबर हमने लिख दिया PQ, और AC के बराबर PR है तो पहला तीसरा AC है तो पहला तीसरा PR, और वैसे भी R ही बचा था यार, हो तो गया, है ना। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, है ना। अगर यही चीज कुछ अलग तरीके से दी होती, ठीक है, यही चीज कुछ अलग तरीके से दी होती, सपोज ऐसा दिया रहता कि मेरा AC इक्वल्स टू PR तो है, ठीक है, और दिया है कि मेरा AB जो है वो QR के बराबर है, ठीक है, AB जो है मेरा वो QR के बराबर है। अगर ऐसा दिया जाए और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए तो ही ये लगाना है, पहले बता देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया अगर, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे, तो पता चल गया अपन को, है ना, RHS क्राइटेरिया से, राइट एंगल है दोनों में, हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल है, और एक साइड इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। पर कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा। अब आप देखो AC के बराबर क्या है आपका, यहाँ पर PR है, तो पहला तीसरा आपका यहाँ पर AC है ना, पहला तीसरा AC है, तो आप भी यहाँ पहला तीसरा क्या लगाओगे, PR लगाओगे, है ना। तो उस हिसाब से Q बचा, बीच में लगा दोगे आप, है ना, यही सोच रहे होगे। अब उस हिसाब से देखो तो आपके एंगल B के बराबर कौन सा एंगल है, Q है, तो B 90 डिग्री और ये Q 90 डिग्री आ रहा है क्या, पक्का। अच्छा, BC के बराबर कौन आना चाहिए, QR आना चाहिए, ये रहा आपका BC। आपके BC के बराबर QR है क्या, नहीं आ रहा है, आपने गड़बड़ मारी है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, आपका AB जो है वो QR के बराबर है, समझ में आ रहा है, आपका AB जो है वो QR के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां जो AB लिख रहे हो, यहां पर आप क्या लिखोगे, QR लिखोगे। AB के बराबर क्या आ रहा है, QR आ रहा है। अब यहां लिखो P, अब देखो सही हो रहा है कि नहीं। ओके, AB के बराबर QR था तो यहां AB के बराबर QR लिख दिया मैंने। ओके, एंगल B के बराबर मेरा एंगल Q था तो यहां तो आगे हो रहा है ना, तो सेकंड पे है तो मैं RQ लिख दूं, क्या चलेगा, चलेगा, QR एक ही बात होता है, तो साइड्स के लिए तो आगे भी चल जाएगा। तो देखो एंगल B के बराबर एंगल Q होना चाहिए, एंगल B 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है, फाइन। AB के बराबर क्या होना चाहिए, QR होना चाहिए, तो QR है। अच्छा, AC के बराबर क्या होना चाहिए, PR होना चाहिए, तो पहला तीसरा AC है, यहाँ पहला तीसरा RP है या PR है, एक ही बात है। तो ये अब अरेंज हुआ, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C के बराबर कौन है आपका, एंगल C के बराबर कौन आएगा, तीसरे पे एंगल P आएगा, ठीक है। एंगल A के बराबर कौन आएगा, एंगल R आएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये पैटर्न बराबर अरेंज नहीं किया, ठीक है, जैसा अभी मैंने 2-3 बार चेंज करके देखा ना, अगर ये पैटर्न अरेंज नहीं हुआ तो ये गड़बड़ी हो सकती है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। ये मैं कई बार बता रहा हूँ, मैंने वीडियो में लगभग 2-3 बार ये चीज़ बताई है, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ समझ ही गए होगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़, ये बच्चे गलती करते हैं, सीक्वेंस में लफड़ा मार देते हैं, आंसर लिख देते हैं, उनको लगता है सही है लेकिन गलत हो जाता है, फिर बाद में जाकर आर्गुमेंट करते हैं, नहीं मैडम मैंने सही लिखा था, नहीं सर मैंने सही लिखा था, ठीक है। सो आगे और भी टॉपिक्स हैं, अपन एक्सरसाइज में अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।